क्या बाबा साहब का पसंदीदा रंग नीला था? और क्या बाबा साहब आरपीआई की स्थापना करते, बायोलॉजी बनाया था, लेकिन अगर वो अपने सामने स्थापना करते तो उसके झंडे का रंग नीला रखते? और बाबा साहब की लेबर पार्टी का रंग क्या था और कैसे बाबा साहब के साथ ये नीला रंग जुड़ा? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। हम बात करेंगे कि बाबा साहब दलितों के नेता या राष्ट्र नेता, और हम लोग उन्हें क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग उनकी जयंती को किस रूप में मनाते हैं, इस पर यह मेरी आज की चर्चा होगी और पूरा वीडियो होगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हम लोग गलती कहां कर रहे हैं। जो बाबा साहब, जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने बाबा साहब को खूंटे से बांध दिया है, तो वो लोग क्यों कहते हैं कि इन्होंने बाबा साहब को एक खूंटे से बांध दिया है? ये मैं मानता हूं कि उनकी जो मंशा है वो अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब एक राष्ट्र नेता के रूप में दिखाया जाए। वो बाबा साहब को पसंद करते ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर एक आरोप लगा देते हैं कि हमने बाबा साहब को खूंटे से बांध दिया है। तो क्या करें कि बाबा साहब उस खूंटे से ना बंधे रहे? इसके लिए मैं इस पर भी बात रखूंगा। ये जो विचार हैं अगर आपको अच्छे लगें, क्योंकि 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंतियां शुरू हो रही हैं और बड़े पैमाने पर पूरा अप्रैल का महीना बाबा साहब की जयंतियों में ही जाएगा। पूरा अप्रैल का महीना जाएगा बाबा साहब की जयंतियों में। बड़े पैमाने पर लोग जयंतियां मनाएंगे और तमाम धन खर्च करेंगे इसमें। अभी कल एक साथी हमारे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आगरा में ही 50 से 100 करोड़ रुपए जयंतियों पर खर्च होते हैं पूरे आगरा में। हालांकि ये जो है कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाइपरबोल लगा कि इतना तो नहीं खर्च होता होगा, लेकिन जब वो कह रहे हैं, क्योंकि वो आगरा के रहने वाले हैं, तो हम एक बात को मान लेते हैं कि 50-100 करोड़ रुपए अगर आगरा से खर्च हो रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष में कितना खर्च होता होगा और पूरे विश्व में कितना खर्चा होता होगा, और इस खर्चे से लाभ किसको होता होगा। तो पहले बात करते हैं, बाबा साहब ने राजनीतिक रूप से पहली पार्टी कौन सी बनाई? क्या आरपीआई की पहली पार्टी थी? जी नहीं। बाबा साहब की पहली पार्टी आरपीआई नहीं थी, बल्कि बाबा साहब की पहली पार्टी थी स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिसे बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को बनाया। नोट कीजिएगा साथियों, बाबा साहब ने 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई और उसके झंडे का रंग लाल था। जब बाबा साहब ने पहली पार्टी बनाई राजनीतिक और उसके झंडे का रंग नीला नहीं रखा, लाल रखा, तो फिर ये बाबा साहब के साथ नीला क्यों जुड़ा? लोग हमें नीले कबूतर कहते हैं, नीलाधारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये आखिर ये नीला कहां से जुड़ गया और क्यों ये नीला नहीं छूट रहा है? और हमारी पहचान नीला क्यों बन गया? हमारी पहचान भगवा क्यों नहीं बना? हमारी पहचान पंसिल क्यों नहीं बना? हमारी पहचान तिरंगा क्यों नहीं बना? ये नीला ही हमारी पहचान क्यों बन गया? ये आज आपको समझने की जरूरत है। तो पहली लेबर पार्टी के तहत बाबा साहब ने जब 1937 में चुनाव लड़ा तो 13 सीटें रिजर्व पे चुनाव लड़ा और 4 सीटें जनरल पे चुनाव लड़ा। बंबई का असेंबली विधानसभा चुनाव, केंद्रीय विधानसभा चुनाव बाबा साहब ने जब मुंबई में लड़ा, तो आपको यकीन नहीं होगा साथियों, 13 में से 11 सीट बाबा साहब ने हासिल की और 4 सामान्य सीटों में से 3 सीट बाबा साहब ने हासिल की। और जब इस रिजल्ट को देखा कांग्रेस के लोगों ने, तो उनको लगा कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी ना बना दे इस लेबर पार्टी को,
तो उनकी नज़रों में ये पार्टी खटकने लगी। समझिएगा इस बात को, मेरी को ध्यान से, उनकी नज़र में ये पार्टी खटकने लग गई। और बाबा साहब यहीं नहीं रुके। बाबा साहब ने 1938 में मजदूरों को लेकर हड़ताल की और उसका नेतृत्व बाबा साहब ने किया, जहां 1 लाख मजदूर थे। उसमें केवल दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे, भारत के मजदूर लोग थे उसमें। दलित पिछड़े तो थे ही थे, लेकिन भारत के मजदूर थे, चाहे वो आपके ठाकुर समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे बनिया समाज के हों। हर समाज में मजदूर होता है, आज भी हर समाज में मजदूर होता है। तो उन सबके नेता उसमें बाबा साहब थे। 1 लाख लोगों को लेके बाबा साहब ने 1938 में हड़ताल की मजदूरों के पक्ष में। और बाबा साहब ने मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए। कौन कौन से काम किए मैं आपको ये बताऊंगा कि बाबा साहब ने जो है लेबर पार्टी के लिए ये जो हड़ताल बाबा साहब ने की, ये 7 नवंबर 1938 को की ये हड़ताल। और सफल हड़ताल जो है बाबा साहब ने इसमें की। बाबा साहब ने आपके जो है इनके श्रमिकों के द्वारा हड़ताल के अधिकार को मान्यता के लिए, जो हड़ताल होती है ना, उसके अधिकार की मान्यता के लिए ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक लेके आए बाबा साहब। ये बाबा साहब ने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। कौन कौन से दिए? जैसे कारखाना अधिनियम 1934 में बाबा साहब ने संशोधन करवाया, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो क्या नाम है, कर्मचारी राज्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा ESI, इसको भी बाबा साहब ने मंजूरी दिलवाई मजदूरों के लिए। तो ये बाबा साहब ने इनके लिए जो ये काम किया। और इसके बाद बाबा साहब रक्षा सलाहकार समिति में वास्तराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब ने काम किया। तो जब बाबा साहब निरंतर बढ़ते जा रहे थे और कांग्रेस को उनको रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तभी होता क्या है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और क्रिप्स मिशन भारत आया, उसकी वजह थी कि जो क्योंकि भारत को आज़ादी देनी थी इन लोगों को, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को काफ़ी क्षति हो चुकी थी, तो मजबूरन उनको भारतीयों को आज़ादी देनी थी। तो वो ये चाह रहे, उसमें ये जो है जांच पड़ताल करने आए कि आखिर किस वर्ग को क्या क्या अधिकार देने हैं, उनके लिए क्या क्या नियम बनाने हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। जब क्रिप्स मिशन को भारत भेजा तो बाबा साहब ने अपने लोगों के अधिकार की बात वहां क्रिप्स मिशन के सामने रखी। तो अंग्रेजों जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन के जो अधिकारी थे उनसे ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर मजदूरों के नेता हैं। अगर उन्हें बात रखनी है तो मजदूरों की बात रखेंगे, अपने दलितों की बात बाबा साहब नहीं रख सकते। तब बाबा साहब को मजबूरन लेबर पार्टी को बदलना पड़ा। जी हाँ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब को लेबर पार्टी को बदलना पड़ा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, समझिएगा बात को अब यहीं से, मजबूरी में बाबा साहब को लेबर पार्टी को बदल के बाबा साहब ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किया। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत अपने लोगों की बात रखी। और 1942 से 53 तक ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला। जी हाँ, उसमें काम किया बाबा साहब ने। और उसके झंडे का रंग नीला था, यहां से नीला आ रहा है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे का रंग नीला रखा, मजबूरी में, खुशी में नहीं बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। मजबूरी में लेबर पार्टी का नाम बदल के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किया और उसका जो है रंग, झंडे का रंग नीला रखा। लेबर पार्टी का झंडे का रंग लाल था। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब का पसंदीदा रंग जो है नीला होगा? नीला नहीं था। खैर, हम इसमें आगे चलते हैं। जब बाबा साहब ने 1956 में धम्म ग्रहण किया और
उससे पहले बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खत्म कर दिया। स्पष्ट बाबा साहब ने घोषणा की कि अब मैं किसी जाति का नेता नहीं हूं, मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहा हूं, इसलिए अब जाति मेरे लिए जरूरी नहीं है, जातिगत संगठन को मैं समाप्त कर रहा हूं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले खत्म कर दिया। जब बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खत्म कर दिया तो फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कैसे जीवित रही? और जब बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से गए तो 2 काम करके गए। एक तो आरपीआई का बायलॉज लिखा उन्होंने, और एक द बुद्धा एंड इज धम्मा की प्रस्तावना उसी रात पूरा की 5 दिसंबर की रात में उसको पूरा किया बाबा साहब ने। तो अब जो बायलॉज लिखा था उस बायलॉज के बारे में हमें तो नहीं पता था। उस बायलॉज के बारे में किन लोगों को पता था? आप समझिए, दादा साहब गायकवाड़, एन शिवराजन, क्योंकि एन शिवराजन और बाबा साहब मिलके आरपीआई की स्थापना करने जा रहे थे, लेकिन बाबा साहब इसी दौरान चले जाते हैं। तो दादा साहब गायकवाड़, एन शिवराजन, यशवंत अंबेडकर जी जो बाबा साहब के पुत्र थे, पीटी बोराले जी और दत्ता कट्टी जी, ये लोग उस समय के संस्थापक थे इसके, बाबा साहब के जाने के बाद। और इसकी स्थापना हुई 3 अक्टूबर 1957 को। जब बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाला दिन लिया बाबा साहब ने चुना, स्वतंत्रता दिवस वाला दिन चुना। आखिर आरपीआई की स्थापना में 3 अक्टूबर क्यों चुना गया, 14 अक्टूबर क्यों नहीं चुना गया, आपका जो है 18 मार्च क्यों नहीं चुना गया? बाबा साहब के वो दिन क्यों नहीं चुने गए जब बाबा साहब ने बड़े काम किए? पहली बात, पहला प्रश्न। दूसरा यह है कि जब बाबा साहब इस दुनिया से गए तो बाबा साहब धर्म ग्रहण कर चुके थे। बाबा साहब बोधिसत्व थे और बोधिसत्व के ऊपर पचरंगा पड़ा, और पचरंगा पड़ा तो पचरंगा के ऊपर नीला क्यों डाला गया? ये डालने वाले यही लोग थे, दादा साहब गायकवाड़ और कट्टी जी और एन शिवराजन जी, ये लोग थे। क्योंकि बाबा साहब के पुत्र उस समय बहुत दुखी थे, उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन बाबा साहब को नीले में भेज देना और नीला कर देना, ये एक षड्यंत्र था इन लोगों का, बाबा साहब को राष्ट्र नेता से उतारने के लिए। बाबा साहब के ऊपर तिरंगा झंडा ही पड़ना था। जब गांधी जी तिरंगा में गए, शास्त्री जी तिरंगा में गए, आपके इंदिरा गांधी तिरंगा में गई, जवाहरलाल नेहरू तिरंगा में गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल तिरंगा में गए, तो बाबा साहब तिरंगा में क्यों नहीं गए? आखिर क्यों बाबा साहब को राष्ट्र नेता बनाने से रोका इन लोगों ने? ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमी है। बाबा साहब नायक पूजा के खिलाफ थे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरी जयंतियां मने और मेरी जयंतियों में उलझुल पैसा खर्च हो, लेकिन अगर जयंतियां मनानी थी तो बाबा साहब को एक राष्ट्र नेता के रूप में प्रदर्शित करना था। अब कैसे होना था वो, इसकी बात सुनिए कि जब बाबा साहब की जयंती में आपको तिरंगा यूज करना होता था, आपकी झांकियां तिरंगे में आनी चाहिए थी, आपके पगड़े होते हैं, पगड़ी होती है, या आपके साफे होते हैं, वो तिरंगा होने चाहिए थे। और बाबा साहब को समर्पित राष्ट्र नेता के रूप में जो है उभारना चाहिए था इन जयंतियों के माध्यम से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन जयंतियों में नीला कलर लगा के, नीला रंग लगा के, नीला टीका लगा के फूहड़पन करते हैं, नंगे हो जाएंगे उसमें जो है, और नीला लपेट लेंगे, शराब पिएंगे, शराब पी के नाचेंगे, यहाँ तक कि नचनियों को लेके आएंगे। बाबा साहब की जयंतियों में ही बाबा साहब का अपमान होता है, बाबा साहब के विचारों को कुचला जाता है बाबा साहब की जयंतियों में, और तमाम धन बाबा साहब की जयंतियों में खर्च किया जाता है। मथुरा से भी मैं मानता हूं कि जो जिले की झांकी निकलती है, जयंती निकलती है, उसमें 5 से 6 लाख रुपए खर्च होता है। लक्ष्मी नगर की जयंती निकलती है, उसमें भी लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्च होता है। और जो गांव-गांव में जयंतियां निकलती हैं, उन सबको अगर हम मिला लें तो पूरे जिले से 50-60 लाख रुपए खर्च होता है। हम इस पैसे से एक संस्था बना सकते हैं शिक्षा की। बाबा साहब का सबसे बड़ा जोर शिक्षा पे था, लेकिन हम वो काम तो नहीं करते हैं।
इन जयंतियों में अगर हम एक शिक्षा का केंद्र खोल दें, छोटा सा शुरुआत करें और बाद में उसे बढ़ा लें, तो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलने लग जाएगी, हमारे बच्चों को हमारे विचारधारा वाली शिक्षा मिलने लग जाएगी। मैं जहां रह रहा हूं टैकमैन सिटी में, वहां पर एक स्कूल है रमनलाल सोरा वाला, उसमें जो शुरुआत होती है वो हिंदू विचारधारा से शुरुआत होती है। हमारे बच्चे बौद्ध विचारधारा वाले हैं, लेकिन वहां शुरुआत कैसे होती है? हिंदू विचारधारा से। वहां गायत्री मंत्र गाया जाएगा। अब गायत्री मंत्रों का मुस्लिम लोगों से क्या लेना देना, गायत्री मंत्रों का सिखों से क्या लेना देना, गायत्री मंत्र का ईसाइयों से क्या लेना देना, और गायत्री मंत्र का बौद्धों से क्या लेना देना? तो क्या रमनलाल में केवल हिंदू पढ़ते हैं, उसमें बौद्ध नहीं पढ़ते, उसमें सिख नहीं पढ़ते, उसमें मुस्लिम लोग नहीं पढ़ते? पढ़ते होंगे, लेकिन उनको अपनी विचारधारा फैलानी है। तो हमारे अगर स्कूल होंगे तो हमारी अपनी विचारधारा उन स्कूलों में फैलेगी। तो ये बड़ा काम इस समय हमें इन जयंतियों में करना चाहिए। तो जयंती, जो ये लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब खूंटे से बांध दिया, अगर हमने बाबा साहब को शुरू से नीले के बजाय तिरंगे में रखा होता तो बाबा साहब एक विशेष लोगों के बीच, जो ये कहते हैं ना, आरोप लगाते बाबा साहब के ऊपर कि उन्होंने खूंटे से बांध दिया, ये कह नहीं पाते। और दूसरी बात, बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं वो अक्सर नीले कोट में मिलती है। नीले कोट का संबंध क्या था बाबा साहब से? बाबा साहब ने पीएचडी की और बाबा साहब ने एलएलबी की। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर रहे। एलएलबी, जब व्यक्ति केस लड़ता है तो काला कोट पहनता है, नीला कोट कहां से आया? काला कोट क्यों नहीं आया बाबा साहब के ऊपर? बाबा साहब की पहचान काला कोट क्यों नहीं बना, नीला कोट ही क्यों बना? इसके पीछे की इस क्रोनोलॉजी को समझिए मेरे साथियों। कुछ लोग कांग्रेस उस समय की कांग्रेस के हाथों बिक के उन्होंने बाबा साहब को नीला बनाया। बाबा साहब नीले वाले नहीं, बाबा साहब तिरंगा वाले थे। बाबा साहब ने देश के लिए काम किया, देश के मजदूरों के लिए काम किया, देश के शोषितों के लिए काम किया। देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया। वो संविधान केवल दलितों के नहीं था, वो संविधान पूरे देश के लिए था। पूरा देश उस संविधान से लाभ ले रहा है। इसलिए बाबा साहब देश के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो जयंतियों के अध्यक्ष और मंत्री और कमेटियां बना के बैठे हैं। उनके पास शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि बाबा साहब को तिरंगे में लेके आए, बाबा साहब की पहचान तिरंगा बनाएं और बाबा साहब को राष्ट्र नेता बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तो बाबा साहब स्वयं बन गए, क्योंकि देश विदेश बाबा साहब की जयंतियां बनती हैं, लेकिन भारत में बाबा साहब राष्ट्र नेता नहीं बन पा रहे हैं, दलितों के ही नेता रह के जा रहे हैं। तो ये कमी हमारी है, ये कमी हमारी है कि हम लोग उनके जयंतियों में उनकी विचारधारा को कुचल के तमाम पैसा बर्बाद करते हैं। अगर आपको सही मायने में जयंती बनानी है और तो एक झांकी रखिए, मत लाइए 200 झांकियां, मत लाइए 50 झांकियां, एक झांकी रखिए, बढ़िया झांकी रखिए और उस पर बहुजन महापुरुषों के फोटो लगाइए जिनको बाबा साहब ने अपना सामाजिक गुरु माना, जिन्हें बाबा साहब ने अपना राजनीतिक गुरु माना, जिनको बाबा साहब ने पढ़ा, जिनको पढ़ के बाबा साहब ने प्रेरणा ली, उनके फोटो अवश्य लगाइए बाबा साहब के साथ और बाबा साहब को राष्ट्र नेता के रूप में बनाइए। अगर ऐसा होता तो जब आरपीआई बनी, अगर बाबा साहब जिंदा होते तो हो सकता है कि आरपीआई का स्वरूप अलग होता। नहीं तो अगर आरपीआई इतनी कमजोर ना होती कि मान्यवर साहब जिन्होंने आरपीआई को ही बनाने के लिए काम किया, 1965 से लेके 1970 तक बाबा साहब ने आरपीआई में काम किया। और जब उन्होंने देखा कि जो चुनाव थे आपके, जो है क्या नाम है, लोकसभा के चुनाव थे, तो लोकसभा के चुनाव में एक सीट पर आरपीआई और बाकी सीटों पर कांग्रेस, यानी एक सीट पर अंबेडकर और बाकी सभी सीटों पर जो है गांधी जी लड़ रहे हैं। तो ये मानवर साहब को नाक बार गुजरा, उन्होंने कहा ये कभी सुधर नहीं सकते, ये जो है समाज का काम कर ही नहीं सकते हैं, इनको तो अपना स्वार्थ चाहिए, अपना लाभ चाहिए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का लाभ उठाते हुए उसी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आधार पर आरपीआई का निर्माण कर डाला। उन्होंने लेबर पार्टी के आधार पर जो है आरपीआई का निर्माण नहीं किया। अगर किया होता तो आरपीआई देश की बड़ी पार्टी होती। और यही काम हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। जब बहुजन समाज पार्टी को देश की पार्टी बनाने का प्रयास किया तो हमारे लोगों ने उनका विरोध कर दिया। जी हाँ, हमारे लोगों ने उनका विरोध कर दिया। अगर बाबा साहब ने लेबर पार्टी बनाई तो क्या उसमें सवर्ण नहीं थे?
उसमें सवर्णों में मजदूर थे, उसमें पिछड़ों के मजदूर थे, उसमें दलितों के मजदूर थे, सब लोग थे। तो अगर बहन जी कहती हैं कि जो है बहुजन सवर्ण था, सवर्ण सुखाए, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या गरीब सवर्णों में नहीं है? सवर्णों में भी गरीब हैं। और क्या आपको वोट नहीं चाहिए उनका? केवल जाटवों के वोट से या दलितों के वोट से सत्ता नहीं बनती है, ये आप सबको पता है। जब बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग चलाई थी तब पूर्ण बहुमत सरकार आई थी। तो इस समय आप लोगों को इसकी जरूरत है। अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने महापुरुषों को बचाइए और इस जयंती पर बाबा साहब को दलितों के नेता नहीं, राष्ट्र नेता के रूप में उभारिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए। आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।